ठीक है। तो हमने बताया कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और सप्तमेश बलवान हो। तो सब कोई भी ग्रह बलवान कब होता है? जब वो अपनी उच्च राशि में बैठा हो, अपनी मित्र राशि में बैठा हो, अपनी स्वराशि में बैठा हो, है ना, उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तब वो बलवान होता है। ठीक है। क्लियर हुआ सविता जी कि कैसे बलवान देखेंगे? जी सर। और शुक्र क्योंकि विवाह का कारक होता है, इसलिए शुक्र देखिए, अगर शुक्र जो है वो स्वराशि का है तो विवाह का प्रोमिस बिल्कुल कुंडली में बनता है ना? स्वराशि का हो, मतलब इवन दिन कन्या राशि का भी है। कन्या राशि में शुक्र हालांकि नीच का होता है, लेकिन विवाह का प्रोमिस देता है। शुक्र जो है अपनी राशि में हो, अपनी राशि का मतलब वृषभ राशि में हो या तुला राशि में हो या इवन कन्या राशि में भी हो, तो भी विवाह का प्रोमिस होता है। ठीक है। फिर हम कह सकते हैं कि अगर सप्तमेश हमारा लग्न में है, सप्तम भाव का जो स्वामी है वो लग्न में है, तो भी प्रोमिस बनता है, विवाह का प्रोमिस बनता है। मतलब सप्तमेश जो है वो लगन में अगर होता है, तो वो लगन भी बहुत महत्वपूर्ण भाव है। लग्न और लग्नेश ये तो पूरी कुंडली की जान है। अगर मानो लग्नेश जो है कमजोर हुआ, तो कितने भी अच्छे कुंडली में योग बने हुए हों, उनका फल आपको अच्छा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आपका शरीर ही बेकार है, स्वस्थ नहीं हो आप कमजोर हो, मानसिक रूप से कमजोर हो, किसी भी तरीके से अगर मतलब लग्नेश इफेक्टेड है या प्रथम भाव लगन इफेक्टेड है, तो कोई किसी भी भाव में बहुत अच्छे ग्रह बैठे हो, बहुत अच्छे योग बन रहे हो, तो भी वो बेकार है। अगर हम भोग करने की स्थिति में नहीं है, हमारे पास सब कुछ पैसा है और हमें डायबिटीज है और बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान रखे हुए हैं हमारे सामने, लेकिन हम खा नहीं पाएंगे उनको, है? क्योंकि हमारा शरीर साथ नहीं देगा। इसलिए लग्न जो है और लग्नेश जो है वो कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो यदि सप्तमेश लग्न में जाके भी बैठता है, तो भी विवाह के चांसेस होते हैं। ठीक है। सप्तमेश जो है सप्तम भाव का जो मालिक है, सप्तम भाव में जो भी राशि होती है लिखी हुई है, उसका जो स्वामी ग्रह है वो सप्तमेश है। तो सप्तमेश के ऊपर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या सप्तमेश जहां भी बैठा हुआ है वहां उसके साथ में शुभ ग्रह बैठे हो, ठीक है, मतलब सप्तमेश के ऊपर सब जो हमारे शुभ ग्रह है उनकी दृष्टि हो या उसके साथ में शुभ ग्रह बैठे हो या सप्तमेश एकादश भाव में बैठा हो। किसमें बैठा हो? एकादश भाव में। एकादश भाव क्या होता है? हमारी इच्छा पूर्ति का भाव होता है, हमारे लाभ का भाव होता है। तो अगर सप्तमेश एकादश भाव में बैठ जाता है, तो भी विवाह होता है। और जब सप्तमेश जो है एकादश भाव में बैठता है, तो विवाह तो होता ही होता है। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा जीवन साथी है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, वो कमाने वाला होगा। वो एकादश भाव क्या है? आमदनी का, लाभ का भाव है। तो ऐसे जातक की पत्नी या ऐसे जातक का पति जो है वो अच्छी आय वाला होगा,
उसकी अपनी कमाई होगी, वो अपनी आय होगी उसके पास में, नौकरी करता हो या बिजनेस करता हो, कुछ न कुछ होगा। तो एक ये भी प्रोडिक्शन निकल के आता है, जब सप्तमेश एकादश भाव में बैठा हो तो शादी तो होती ही होती है। उसके अलावा जो पार्टनर है वो अर्निंग पार्टनर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर क्या है? सप्तमेश और द्वितीयेश, मतलब दूसरा भाव भी महत्वपूर्ण है और सप्तम भाव भी महत्वपूर्ण है विवाह के लिए। तो इनके जो स्वामी हैं, द्वितीय भाव के स्वामी को द्वितीयेश बोलते हैं, और सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश बोलते हैं। ये अगर केंद्र या त्रिकोण में है, द्वितीयेश और सप्तमेश केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं? पहला, चौथा, सातवां और दसवां, ये केंद्र भाव होते हैं। तो द्वितीयेश द्वितीय भाव का मालिक, स्वामी, और सप्तम भाव का स्वामी जो है, इन चार भाव में बैठा हो, प्रथम भाव में बैठा हो, चतुर्थ भाव में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, दसम भाव में बैठा हो, या त्रिकोण में बैठा हो। त्रिकोण कौन कौन से होते हैं हमारे? पंचम भाव और नवम भाव, ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। तो द्वितीयेश और सप्तमेश यदि दोनों जो है केंद्र में या त्रिकोण में हो तो शादी का प्रोमिस होता है। ठीक है, इसके अलावा सप्तमेश का हमने बताया कि लग्न में हो तो भी प्रोमिस होता है शादी का। उसके अलावा क्या, सप्तमेश अगर द्वितीय भाव में भी हो तो भी शादी का प्रोमिस होता है। सप्तमेश अगर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो भी शादी का प्रोमिस होगा। या लग्नेश द्वितीय भाव में भी आ जाए तो भी शादी उसकी होती है, क्योंकि लग्नेश आ गया द्वितीय भाव में, इसका मतलब परिवार होगा, स्वयं का परिवार होगा। जब परिवार होगा तभी होगा जब शादी होगी। तो इसलिए सप्तमेश यदि द्वितीय भाव में बैठ जाए या लग्नेश द्वितीय भाव में बैठ जाए तो भी शादी का प्रोमिस होता है। ठीक है। और गुरु भी महत्वपूर्ण होता है शादी के लिए। तो गुरु भी अच्छी अवस्था में होना चाहिए। अच्छी अवस्था का मतलब अपनी राशि में हो या अपनी मित्र की राशि में हो, है ना, अपनी उच्च राशि में हो, तो भी शादी का प्रोमिस बनता है। तो भी शादी का प्रोमिस बनेगा। सर ये गुरु कन्या के लिए देखेंगे ना? देखिए, गुरु तो कुंडली में कन्या के लिए तो देखेंगे देखेंगे, वो तो शादी का कारक है ही कन्या के लिए। तो वैसे जी। भी किसी भी कुंडली को देखो, अगर गुरु अच्छी स्थिति में है तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि गुरु जो पीड़ित है तो बहुत से योग बनते बनते भी आपको उसके फल नहीं मिल पाएंगे। तो गुरु ठीक है सर। अगर अपनी मित्र राशि में, अपनी स्वराशि में, अपनी उच्च राशि में है तो विवाह का प्रोमिस होगा, खास तौर से कन्या की कुंडली में। और पुरुष की कुंडली है तो हमें शुक्र देखना पड़ेगा कि शुक्र हमारा अच्छी स्थिति में होना चाहिए। ठीक है। सर, अगर लग्नेश त्रिकोण में हो, जैसे आपने कहा सप्तमेश यदि त्रिकोण या केंद्र में होता है तो शादी का प्रॉमिस है, क्या लग्नेश का भी यही दशा होगा? अगर लग्न ही तुला है या वृषभ है और शुक्र जा करके पंचम नवम में बैठा हुआ है तो क्या हम कह सकते हैं? और लेकिन अगर शुक्र पाप कर्तरी हो जाए तो क्या हम कहेंगे कि शादी का प्रॉमिस तो है अथवा तो नहीं? हमने पहले बता दिया ना कि बलवान, बलवान का मतलब है अगर पाप कर्तरी में है तो फिर बलवान कहाँ रहा? लेकिन मित्र राशि में हो बुध की या मतलब और शनि की, इस तरीके से। भाई, तो वो मित्र राशि में है तो थोड़े बहुत रिजल्ट देगा, लेकिन पाप कर्तरी में है तो उसके ऊपर पाप प्रभाव आ गया, उसके द्वादश हाँ भाव पाप में। प्रभाव।
या आगे वाले भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो वो अपने उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा, है? हम्म। क्योंकि वो पाप ग्रहों के प्रभाव में है। बीच में कर्तरी का मतलब होता है कैंची। अब दोनों तरफ से पाप ग्रह हैं तो उसको काट रहे हैं। जैसे कैंची काट रहे काटती हैं। है दोनों तरफ से, तो उसी तरीके से पाप कर्तरी का मतलब होता है कि किसी भी ग्रह के आगे या पीछे वाले भाव में अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो वो पाप कर्तरी होगा। अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो वो शुभ कर्तरी होगा। ठीक है। जी। ठीक है सर। यदि सप्तम भाव में कई बार चंद्रमा और शुक्र दोनों आ जाते हैं, कोई भी आ जाए, शुक्र भी आ जाए या चंद्रमा भी आ जाए या दोनों आ जाए, तो भी प्रोमिस बनता है। सर ये तो हम चंद्र कुंडली से भी क्या हमें चेक करना चाहिए कि योग है अथवा नहीं? देखिए चंद्र कुंडली हम लोग इतना यूज में नहीं लेते हैं, लेकिन चंद्रमा कुंडली भी महत्वपूर्ण होती है। अब जैसे साउथ वगैरह में, साउथ में वो लग्न कुंडली की बजाय चंद्र कुंडली को ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे हम लोग मांगलिक दोष वगैरह देखते हैं अपनी जन्म कुंडली से, तो साउथ में वो चंद्र कुंडली से भी देखते हैं, शुक्र कुंडली से भी देखते हैं, सूर्य कुंडली से भी देखते हैं। जी ये सर, सर आपने इतना क्या होता देखेंगे है, तो जी। सर सर ये चंद्रमा चार्ट और में शुक्र, जी सर आप क्या बोलिए। क्या कह रहे हैं? सर हम कह नहीं रहे हैं सर कि मैं चंद्रमा और, अरे क्या आपकी आवाज एकदम चली जाती है, क्या बात? खाली एक ही शब्द सुनाई देता है, चंद्रमा। सर प्रणाम, प्रभात बोल रहा हूँ। ये आपने कहा यदि चंद्रमा और शुक्र दोनों साथ में हो तो भी प्रॉमिस हाँ बनेगा। हाँ, प्रोमिस बनेगा सप्तम भाव में। अच्छा, और अगर या मान लीजिए आपके, अकेले भी हो तो भी प्रोमिस बनेगा। अच्छा ठीक है सर। है? क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक होता है, और शुक्र भी क्या है, स्त्री का कारक है, और ये सप्तम भाव में है तो भी प्रोमिस बनेगा। है? कई बार क्या होता है, बुध भी अकेला आ जाता है तो वो भी प्रोमिस तो बनाता है। लेकिन कई बार क्या होती है, कुछ दिक्कतें भी आती हैं बुध के साथ में। और बुध किसी और ग्रह के साथ में है तो ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या, सप्तम भाव में बुध अकेला अगर बैठता है, या द्वादश भाव में भी बुध अकेला बैठता है, तो आदमी को चरित्रहीन बना देता है कई बार। तो ये कुछ योग हमने बताए हैं कि भाई ये योग अगर बन रहे हैं कुंडली में, तो इसका मतलब शादी जो होगी उसका प्रोमिस पूरा बन रहा है। तो प्रोमिस जब हमने देख लिया, अगर है तो शादी होगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमने देखा कि शादी के योग ही नहीं बन रहे हैं, या बहुत ज्यादा विलंब से बैठ रहे बन रहे हैं, तो वहां पे हम और भी चीजें देख करके कह देंगे कि भाई शादी अभी नहीं होगी या बहुत देर में होगी। अब किसी से ये तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शादी नहीं करवाते, होने देते हैं। लेकिन हम लोग भी घुमा फिरा के, मतलब ज्योतिषी को भी एकदम स्पष्ट बात कोई बता दो तो सामने वाले को बुरा लग जाता है। तो भाई देख लो, शादी आदि होने के थोड़ा सा चांसेस जो है ना कम है, लेकिन देर में हो सकती है। आप कोशिश तो करिए अपनी। अब एकदम अगर किसी को कह दो कि नहीं तुम्हारे तो शादी होने के चांसेस ही नहीं है, हैं, तो वो कहेगा यार अच्छी बात है। सर मतलब ये है कि हम लोग जैसे कुंडली जब देखेंगे विवाह के पर्पज से, तो सेवेंथ हाउस और सेकंड हाउस मेन देखते हैं, तो हाँ, बाकी मतलब जैसे इसका आप, प्रोमिस देखने के लिए। जी, है ना? जो आपने कॉम्बिनेशन बताया सर, तो जी। इतना तो हम लोग मतलब देखते ही नहीं है। हम तो सीधे हम्म। सेवेंथ और सेकंड हाउस देखते हैं कि उसका स्वामी कौन है, और उस मतलब किस पे बैठा हुआ है, उस पे राशि किसकी पड़ रही है। हाँ भाई भाई, मैं
मेन मतलब है यही है, पहला सबसे पहला सूत्र ही हमने ये बताया था कि सप्तम भाव और द्वितीय भाव को देखिए, उस अगर उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है और हमारा जी सप्तमेश भी अच्छी स्थिति में है, तो विवाह के चांसेस पूर्ण रूप से हैं, अच्छे हैं। जी। सर हम लोगों को ना एक एक आध ना, आप जैसे आज तो चलिए नहीं हो तो कोई बात नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे होते हैं वो करने के लिए हमको दीजिए, अरे और हम हाँ, लोग आपको भेजें। जो हमारा ये मेन कोर्स होता है तो उसमें तो बहुत कुंडलियां डिस्कस करते हैं। आप लोगों की आपस में की कुंडलियां कुछ लेकर के, या आपके कुछ जानने वालों मित्रों लोगों की कुंडलियां लेकर के डिस्कस करते हैं, है? कि भाई जी क्यों नहीं इसकी शादी हो रही है, क्या कारण है? हम्म? जैसे कल कौन कह रहा था, कौन अनिल जी थी तो क्या नाम, वहां से बुलंदशहर से, क्या नाम था? कि हमारे एक मित्र की कुंडली है, उसमें शुक्र और मंगल तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, और 35 साल हो गए शादी नहीं हुई, ऐसा कुछ कह रहे थे। तो इस तरीके की कुंडलियां लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आती है, ऐसी बात नहीं है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी तो ये है कि आप थोड़ा थोड़ा हर चीज को समझिए, फिर जो अपना मेन कोर्स होगा तो उसमें क्या है, टाइम ज्यादा होता है। अब वो तो हम कम से कम 15 दिन का, 20 दिन का, मतलब 20 क्लासें 15 क्लासें करते हैं धीरे धीरे, तब एक एक कुंडली एक एक डिस्कस करते हैं। अभी केवल आज तीसरा दिन है, 2 दिन और रह गए, तो इसमें कुंडली पूरा डिस्कस हो पाना और जरा थोड़ा सा मुश्किल है। अभी तो खाली एक आउटलाइन आप लोगों को देते चले जा रहे हैं, है ना? जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आखिर विवाह के संदर्भ में हमें क्या क्या देखना होता है। फिर एक महत्वपूर्ण बात आती है कि वैधव्य योग और विधुर योग, मतलब अगर पत्नी की डेथ हो जाती तो वो विधुर हो जाता है, पति की डेथ हो जाती है तो वो वैधव्य योग कहलाता है, विधवा योग कहलाता है। तो इसको भी हमें कुंडली में देखना चाहिए, आयु उसकी देखना चाहिए, सामने वाले की आयु देखिए। अगर किसी लड़की की कुंडली के संबंध में आप बात कर रहे हो, कन्या के संबंध में बात कर रहे हो, तो सामने वर की कुंडली देखिए, कहीं उसके अल्प आयु के चांसेस तो नहीं है। या वर के संबंध में बात कर रहे हो तो कन्या की कुंडली देखिए कि कन्या की कहीं अल्प आयु वगैरह तो नहीं है, क्योंकि किसी की भी एक की डेथ हो जाएगी तो वो विदुर या वैधव्य योग होता है। तो कैसे कैसे होते हैं कुछ थोड़े से हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमारा सप्तम भाव। यदि सप्तम भाव पाप प्रभाव में है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है, अगर सप्तम भाव पाप प्रभाव में है, उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या पाप ग्रह बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, तो भी इस तरीके की दिक्कत आती है। या तो वैधव्य योग या विदुर योग बन जाता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि उसका स्वास्थ्य इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि वो एक तरीके की, ना के उसका जो शरीर होता है वो ना के बराबर होता है, बस पड़ा हुआ है बिस्तर में, जिंदा तो है लेकिन वो जिंदा होते हुए भी मरे के समान ही है। और जैसे कि हमने देखा कि सप्तम भाव और द्वितीय भाव महत्वपूर्ण है शादी के प्रोमिस के लिए। अगर इन दोनों भावों पे पाप ग्रहों का प्रभाव है, अगर
द्वितीय भाव के ऊपर भी पाप ग्रहों की दृष्टि है, और सप्तम भाव के ऊपर भी पाप ग्रहों की दृष्टि है ना। और कहीं साथ में चंद्रमा छठे भाव या आठवें भाव में बैठ जाए, द्वितीय भाव के ऊपर भी पाप ग्रहों की दृष्टि हो, और सातवें भाव के ऊपर भी पाप ग्रहों की दृष्टि हो, और साथ में चंद्रमा जो है छठे भाव में हो या आठवें भाव में हो, तो भी वैधव्य योग बनता है। तब भी चांस होते हैं कि पत्नी की मृत्यु वगैरह के। ठीक है ना। गुरु जी चंद्रमा किस में बताया आपने? छठे या आठवें भाव में। जी। ठीक है। यदि कुंडली के सप्तम भाव और अष्टम भाव में पाप ग्रह हो, इसमें सप्तम भाव में भी और अष्टम भाव में भी। अष्टम भाव क्यों? ये आयु का भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है, आयु वगैरह देखते हैं अष्टम भाव से। और सप्तम भाव तो हमारा जीवन साथी का है। अगर इन दोनों भावों पे पाप ग्रहों की दृष्टि है, या पाप ग्रह बैठे हुए हैं दोनों भाव में, है ना, और चंद्रमा जैसा पहले बताया कि छठे भाव या आठवें भाव में है, तो भी वैधव्य योग बनने के चांस होते हैं। जैसे बताया था पहले कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव में पाप में हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, और चंद्रमा छठे या आठवें में हो, उसी तरीके से सप्तम में और अष्टम में भी अगर पाप ग्रह हैं या पाप ग्रहों के प्रभाव में है, और चंद्रमा छठे आठवें में है, तो भी वैधव्य योग होने की चांसेस होते हैं। सर सप्तमेश अष्टम भाव में हो और मून के साथ हो तो क्या बोलेंगे? क्या समझे? सप्तमेश अष्टम में हो और विद हाँ। मून हो तो फिर सप्तमेश जब अष्टम में जाता है, अष्टम भाव क्या होता है? ससुराल का भाव होता है। हम्म अष्टम भाव, जैसे ये प्रथम भाव हमारा स्वयं का है, और द्वितीय भाव क्या है? हम्म हमारे परिवार का भाव है ना। हाँ और इसी तरीके से सप्तम भाव हमारा जीवन साथी का है, और जीवन साथी से दूसरा भाव हम्म क्या होगा? उसके परिवार का। उसका परिवार मतलब हमारी ससुराल। ओके। समझ में आई बात? और हाँ जी, उसमें मून हो तो कोई बात नहीं, तो मून है तो आपके जो मन होगा वो स्थिर नहीं होगा। और जैसे मान लीजिए सप्तमेश आकर के अष्टम में बैठ गया, अष्टम भाव क्या हो गया आपका? आयु का भाव होता है, लंबी बीमारी का भाव होता है। तो आप हम्म ये देखिएगा कि आपका जो जीवन साथी होगा वो बीमार हो सकता है, बीमार रहता हो, या उसको कोई ऐसी बीमारी हो, थोड़ी सी लंबी चलने वाली बीमारी हो, और उसका मन जो है वो बहुत ही चलायमान होगा, या कहने का मतलब स्थिर नहीं हो पाएगा। वो कई बार क्या होता है, ऐसा आदमी डिप्रेशन वगैरह में भी कई बार चला जाता है, ज्यादा सोचता है। तो ज्योतिष में क्या है, ये सब चीजें लगाने की होती हैं, तो क्या है क्या नहीं है ना? ऐसे कोई फिक्स फार्मूले को याद तो कर नहीं पाएगा कोई भी, सैकड़ों फार्मूले होते हैं, लेकिन क्या लॉजिक भी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। सर 12वां भाव नहीं देखेंगे क्या? व्यय का तो 12वां भाव होता है। बे भाव जो दूसरा जो 12वां भाव होता है, वो हमारे क्या होता है? सैया सुख का होता है। बे का भी होता है, और हमारे सैया सुख का माना जाता है, मतलब पारिवारिक सुख का माना जाता है, मतलब आपके पति पत्नी के सुख का माना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि बेदब्य योग हो जाए या कुछ हो जाए, केवल ये हो सकता है कि पारिवारिक सुख आपको उतना नहीं मिले। अगर ये दूसरे भाव
में कोई जाके जैसे सप्तमेश जाकर के दूसरे भाव में बैठ जाए, है ना, या लग्नेश दूसरे भाव में बैठ जाता है, या अष्टम या द्वादश में भी बैठ जाते हैं, तो क्या होता है, आपको विवाह का सुख उतना नहीं मिल पाता है, सही है, सुख नहीं मिल पाता है, उसमें कमी आती है। वो उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे द्वादश भाव को, जब अभी हम लोग वैवाहिक सुख के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी तो हम लोग का टॉपिक जो है वो वैधव्य योग का है। तो क्या है आगे, इस सप्तम भाव में मंगल की राशि हो, मंगल की राशि मतलब मेष राशि या वृश्चिक राशि, 1 नंबर या 8 नंबर सप्तम भाव में हो, ठीक है। और मंगल कहीं भी बैठा हो और उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, और खास तौर से अगर मंगल आपका पाप पीड़ित है और वह छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा है, यदि, क्या हमने बताया कि सप्तम भाव में मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो, और मंगल हमारा छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो, तो भी इस तरीके का योग बनता है। और खास तौर से तब जब सप्तम भाव में केतु हो, यदि सप्तम भाव में केतु है और यहाँ पे 1 नंबर या 8 नंबर की राशि है, और मंगल हमारा जाकर के छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठ गया, त्रिक भाव में, तो वैधव्य योग बन जाता है, ठीक है। 7वें भाव में मेष राशि हो, मतलब 1 नंबर की राशि हो या 8 नंबर की राशि हो, और इसमें केतु बैठा हो 7वें भाव में, और मंगल हमारा जाकर के छठे भाव में, 8वें भाव में और द्वादश भाव में कहीं भी बैठा हो, तीनों भावों में, त्रिक भाव में, तो भी वैधव्य योग बन जाता है सर केतु कहाँ बताया आपने? सप्तम में। मतलब अगर मेष या वृश्चिक राशि है सप्तम भाव में, और उसके साथ में केतु भी बैठा है। केतु बैठा है और मंगल हाँ, हमारा छठे, 8वें और 8 12वें और भाव में 12वें बैठा में। हुआ है ना? हम्म, ठीक है। अब एक और योग काफी इफेक्टिव हो जाता है कि चंद्रमा के साथ में राहु हो, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ में राहु हो और शुक्र के साथ में मंगल हो। क्या होता है, चंद्रमा के साथ में राहु हो और शुक्र के साथ में मंगल हो, और अष्टम भाव जो है हमारा वो पीड़ित हो, मतलब इसके ऊपर पाप प्रभाव हो। कहने का मतलब किसी भी भाव में चंद्रमा और राहु की युति हो, और शुक्र और मंगल की युति हो, और 8वां भाव हमारे पाप प्रभाव में हो, क्योंकि 8वां भाव हमारे आयु का भाव होता है। ये पाप प्रभाव में हो, इसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो अष्टम भाव के ऊपर, और चंद्रमा राहु की युति हो और मंगल शुक्र की युति हो, तो भी वैधव्य योग बन जाता है। और ये भी देखा गया है कि लग्न में, ये मतलब प्रथम भाव में शनि हो,
प्रथम भाव में शनि हो, और आठवें भाव में या द्वादश भाव में, अष्टम भाव या द्वादश भाव में मंगल हो, और मंगल के ऊपर भी पाप प्रभाव हो, पाप ग्रह देख रहे हो मंगल को। प्रथम लगन में शनि हो और मंगल 12वें भाव में हो या अष्टम भाव में हो खासतौर से, और उसके ऊपर पाप प्रभाव हो, उसके ऊपर मंगल के ऊपर, तो भी दिक्कत आती है, तो भी दिक्कत आएगी। शनि जो हो लग्न में हो और मंगल खासतौर से अष्टम में हो, द्वादश में नहीं हो, लेकिन अष्टम का ज्यादा इफेक्टिव होता है। अष्टम में हो और उसके ऊपर पाप प्रभाव होना चाहिए, तो भी ये दिक्कत आएगी। लेकिन ये दिक्कत केवल मेष राशि में नहीं आएगी। ये अगर प्रथम भाव में मान लीजिए 1 नंबर की राशि है और शनि बैठा भी हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा कि अष्टम भाव में मंगल की खुद की राशि आ जाएगी, तो वो अष्टमेश बन जाएगा। लग्नेश जो है मंगल, वो खुद ही अष्टमेश हो जाएगा। तो लग्नेश को अष्टमेश होने का जो होगा प्रभाव नहीं पड़ता है उसके ऊपर। तो मेष राशि अगर है प्रथम भाव में और शनि बैठा हुआ भी है और अष्टम में मंगल बैठा हुआ है, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश खुद ही अष्टमेश है। मतलब पहली राशि है और यहाँ पे 8 नंबर की राशि आएगी अष्टम में, तो दोनों भावों का मालिक कौन है? मंगल। तो मंगल ही लग्नेश है, मंगल ही अष्टमेश है। तो लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। ये केवल दो ही स्थिति में बनता है, या तो यहाँ पे आपकी 7 नंबर की राशि हो, तो यहाँ पे 2 नंबर की राशि आएगी, शुक्र की राशि आएगी। मतलब दो स्थितियों में ही लग्नेश अष्टमेश बनता है, या तो मेष राशि में बने या तुला राशि में बैठे। तुला राशि यहाँ 7 नंबर की राशि होगी, तो यहाँ पे 2 नंबर की राशि आ जाएगी। तो इसका मालिक, प्रथम भाव का मालिक भी क्या हो गया? शुक्र हो गया, और अष्टम भाव का मालिक भी शुक्र हो गया। तो इनको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। एक और कॉम्बिनेशन बनता है कि अष्टमेश और छठे भाव का स्वामी षष्ठेश, षष्ठेश और अष्टमेश की युति किसी भी भाव में, छठे भाव में बन जाए या 8वें भाव में बन जाए। मतलब 8वें घर का मालिक और छठे घर का मालिक साथ साथ होकर के युति में, या तो छठे घर में बैठे हो या 8वें घर में बैठे हो, तो भी वैधव्य योग बन जाता है। मतलब 8वें घर का मालिक स्वामी या और छठे घर का स्वामी दोनों युति करके साथ साथ होकर के या तो छठे भाव में बैठे हो या 8वें भाव में बैठे हो, तब भी वैधव्य योग बन जाता है। तो मतलब सर अष्टमेश और दशमेश दोनों जो हैं, या छठे पे हो या 8वें भाव में हो, तो वैधव्य अष्टमेश योग। या षष्ठेश, दशमेश नहीं, षष्ठेश। हाँ, ठीक है सर। छठे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी आपस में युति में, चाहे छठे भाव में बैठे हो या 8वें भाव में बैठे हो, तो भी वैधव्य योग बन जाता है। तो इस तरीके से बहुत से योग है काफी। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को है कि ये योग भी देखना चाहिए जब भी कुंडली देखें कि भाई कहीं वैधव्य योग तो नहीं बन रहा है। लेकिन इसके कुछ परिहार भी है, इन योगों के कुछ परिहार भी बताए गए हैं।
अब परिहार में तो सबसे पहला परिवार परिहार है, भले ही योग बन रहा हो लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वो योग अगर बन भी रहा है तो वो दूर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया कि षष्ठेश और अष्टमेश दोनों मिल करके किसी भी भाव में बैठे हो, या अष्टम भाव में बैठे हो या छठे भाव में बैठे हो, लेकिन बाई चांस इसके ऊपर गुरु की दृष्टि हो या शुक्र की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई, तो ये योग जो है वो भंग हो जाएगा। तो ये योग भंग हो जाएगा। कोई भी योग जो हमने बताए हैं वो योग बन रहे हो, लेकिन अगर शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई तो वो योग भंग हो जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में ही बैठ जाए, सप्तम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में ही बैठ जाए तो और कोई योग बन रहा हो तो वो योग जो होता है वो भंग हो जाता है। ठीक है। आगे बात समझो कि सप्तम भाव का स्वामी, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर की राशि लिखी हुई है, 6 नंबर की राशि हुई है, बुध की राशि है, और बुध यहाँ सप्तम भाव में आके बैठ गया, और दूसरा कोई योग ऐसा बन रहा है जो वेदव्य योग हमने बताया उसमें से, तो वो योग जो है वो भंग हो जाएगा। मतलब सप्तमेश जो है वो सप्तम भाव में ही आकर के बैठ जाता है, तब वेदव्य योग भी भंग हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे अगर केंद्र भाव में, ये 4 केंद्र भाव होते हैं ना, इनमें शुभ ग्रह हो, इसमें क्या हो, शुभ ग्रह बैठे हो, और त्रिक भाव जो ये हमारे हैं 6, 8, 12 जो है, इनमें पाप ग्रह हो। क्योंकि इन भावों में, छठे भाव में और 8वें भाव में और द्वादश भाव, ये क्या है, खराब भाव माने जाते हैं। लेकिन अगर इसमें पाप ग्रह बैठे होते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। 6, 8, 12 में अगर पाप ग्रह बैठे हैं, पाप, तो वो रिजल्ट अच्छा देते हैं। और केंद्र में अगर शुभ ग्रह बैठे हो तो वो रिजल्ट अच्छा देंगे। तो अगर किसी की कुंडली में वैधव्य योग बन भी रहा है और केंद्र भाव में शुभ ग्रह है तो भी योग भंग हो जाएगा। या छठे, 8वें और 12वें भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो भी योग भंग हो जाएगा। तो इसके अलावा और भी चीजें लिखी हुई हैं कई जगह। जैसे मांगलिक दोष जब बनता है ना, तो उसमें कहा जाता है कि अगर मांगलिक कन्या का विवाह जो है ना, कुंभ विवाह कर दिया जाए, है ना, तो भी, या विष्णु भगवान की प्रतिमा से उसकी शादी करा दी जाए पहले, तो वो मांगलिक दोष भंग हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर वैधव्य योग आपको दिखाई भी दे रहा है, कि सामने दिखाई दे रहा है कि पत्नी की, लड़की की कुंडली है कि सामने पति की मृत्यु आपको कोई ऐसी दिखाई दे रही है, तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि उस कन्या का विवाह पहले विष्णु विष्णु भगवान की प्रतिमा से करा दें या कुंभ विवाह करा दें, तो भी ये योग जो है वो भंग हो जाता है। एक आध हमने कहीं पढ़ा है कि अगर मान लीजिए कोई लड़की है, उसके वैधव्य योग बन रहा है, लेकिन उसके क्या है, शादी की सगाई हो चुकी है, पक्की हो गई है, और सगाई वगाई होने के बाद में भी अगर वो सगाई टूट जाती है किसी कारणवश, तो भी वैधव्य योग, आजकल के लोग उसको ज्योतिषी लोग भंग मानते हैं कि भाई वेदव्य योग भंग हो गया, क्योंकि सगाई हो गई थी, सब कुछ हो गया था, तय हो गया था, तो एक बाद में किसी कारणवश वो सगाई टूट गई।
तो ये हमारे आज के वेदव्य योग और शादी का प्रोमिस कैसे देखेंगे, ये हम लोगों ने देखा। यहाँ तक सर कोई डिस्कशन करना हो? हाँ जी, बताओ। सर जैसे मेष लगन की पत्री हो और सप्तमेश जो है वो जाके द्वादश भाव में बैठ गया, और उसके साथ केतु सूर्य और मरकरी वगैरह जैसे प्लेनेट भी जाके बैठ गए, तो सर ये फिर कैसा माना जाएगा? यहाँ शुक्र की जो कंडीशन है। जिनमें सप्तमेश कौन है? शुक्र है सप्तमेश, मेष लगन की ठीक है। पत्री है और हम्म। शुक्र सप्तमेश है, और शुक्र हम्म। जाके बैठा है 12वें भाव में, लेकिन उसके साथ हम्म। केतु भी बैठे हो, सन भी बैठा हो, मरकरी भी बैठा हो, मून भी बैठा हो, पांच पांच हम्म। प्लेनेट जाके बैठे हो, तो फिर शुक्र कैसा रहेगा वो? देखिए, वैसे तो 12वें भाव का शुक्र अच्छा माना जाता है। ओके। अगर शुक्र जो है 12वें भाव में बैठा है तो वो हम्म। अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो शुक्र जो है हमारे सैया सुख का कारक होता है, विवाह का कारक होता है। और ये 12वां भाव हमारे सैया सुख का है, तो शुक्र अगर बैठा हुआ है वहां पे और बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर पाप प्रभाव में है तो हमारे वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। तो उसके ऊपर शनि का भी अगर कोई दृष्टि आ रही है, राहु केतु की भी दृष्टि आ रही है, या वो साथ में बैठे हुए हैं, तो ये दिक्कत देंगे। अब मान लीजिए चंद्रमा है, बैठा हुआ है, और चंद्रमा जो है हमारे शुक्ल पक्ष का है, अच्छा है, तो वो शुभ ग्रह हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, है ना। और सूर्य ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं देता है, केवल क्या होता है कि ये थोड़ा सा अलगाव तो करवाता है। सूर्य भी एक सेपरेशन कराने वाला प्लेनेट माना जाता है ना? लेकिन क्या है कि शुक्र की स्थिति भी देखनी पड़ेगी, शुक्र क्या है अपनी, किस राशि में है, किस तरीके का है, क्या स्थिति है, कितने डिग्री का है, कितना प्रभावी है। मान लीजिए तो उसका प्रभाव ही 1 डिग्री 2 डिग्री का है, तो हम्म। सूर्य तो वो इफेक्टिव ही नहीं हुआ ज्यादा। हम्म। तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है। और सर अगर ऐसा ही मतलब अगर सपोज शुक्र काफी कम नंबर का हो, है ना, काफी कम डिग्री का हो, और बाकी जैसे केतु के साथ बैठा है, सन के साथ बैठा है, मरकरी के साथ बैठा है, और वो ज्यादा डिग्री के हों, तो फिर सर शुक्र का इफेक्ट कम हो जाएगा? हाँ, अगर डिग्री वाइज वो बाल अवस्था में है ना, हम्म। मृत अवस्था में है, ये हम्म। अवस्थाएं पढ़ाई थी ना कि, जी सर। हाँ, तो अगर बाल अवस्था में है या मृत अवस्था में है तो भी उसका प्रभाव कम होगा। ओके। लेकिन शुक्र के साथ में जब बुध बैठता है ना, हम्म। तो ये थोड़ा गड़बड़ करवा देता है। एक्चुअली सर जिनकी पत्री हम बता रहे हैं कि 27 साल में ही विडो हो गई थी, ये हमारे एक रिलेटिव की ही है। हम्म। 27 साल में ही इनके हस्बैंड सडनली डेथ हो गई थी, तो हम्म। इनके ही प्लेनेट हम देख रहे थे सर, जब आप बता रहे थे तो हम उन्हीं की पत्री खोल के बैठे हुए थे। हम्म। और भी चीजें देखिए उसमें, और भी काफी कुछ मिलेगा देखने को। यही तो हम्म। होता है कि इसको जब हम लोग स्टडी करते हैं ना, तब जा हम्म। करके बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं। हम्म। सर शुक्र और बुध का कोई पॉजिटिव प्रभाव भी तो होगा सर। इसका शुक्र और बुध का, जैसे आपने कहा कि शुक्र बुध भी गड़बड़ करवा देते हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि मतलब उसके 2-3 रिलेशनशिप हो सकते हैं, या फिर हाँ, कुछ ऐसा भी कह तो रहा हूँ काफी कुछ ही गड़बड़ कराते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र, शुक्र मंगल, ये ग्रह ऐसे होते हैं कि काफी जो होता है कि मानसिक स्थिति एक जगह स्थिर नहीं होने देते। और शुक्र भी क्या है कि राजकुमार है, अगर देखा जाए तो ये भी शान शौकत वाला आदमी है। और शुक्र तो अय्याशी है ही। तो बुध और शुक्र की भी युति जब होती है तब थोड़ा सा आदमी डिस्टर्ब रहता है।
इसी तरीके से शुक्र और मंगल की युति में भी आदमी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। सर डिस्टर्ब मन से रहेगा। नहीं नहीं, मन से होता है, तन से भी होता है, ऐसा नहीं है कि बताया था ना कल के। शुक्र जो है स्त्री का कारक है, मंगल जो है वो हमारी पुरुष का कारक है, एनर्जी का कारक है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो ऐसा आदमी जो है कई बार व्यभिचार में फंस जाता है। इसी तरीके से शुक्र और बुध वाला भी कई बार व्यभिचारी हो जाता है। तो लेकिन ये कह सकते हैं ना कि मतलब ये 100% ही होगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है, और भी ग्रहों के हो सकता है उसके ऊपर, अगर आप मान लीजिए गुरु बृहस्पति की दृष्टि है या किसी शुभ और ग्रह की दृष्टि है तो नहीं होगा, है ना? जी तो सर। और भी पूरी कुंडली का विश्लेषण करना ही पड़ता है उसको। ऐसा नहीं है कि केवल, इसीलिए मैंने शुरुआत में यही कहा कि केवल एक योग देख करके ही आप किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंचे, उसमें और भी चीजें देख करके ही निर्णय लें। ऐसा नहीं खाली एक दिखाई दे गया और तो आपने कह दिया कि नहीं तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। थोड़ा सा उसके स्वास्थ्य का भी देखें कि भाई जो वर कन्या है वो स्वस्थ है कि नहीं है, या स्वस्थ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई इनमें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हो जाएगी जिससे कि दिक्कत हो वैवाहिक जीवन में। तब हमें लग्न और लग्नेश को भी देखना पड़ता है कि लग्न और लग्नेश हमारे अगर बलवान है तो वो स्वस्थ रहेंगे। लग्न और लग्नेश में अगर अच्छा है, लग्नेश अच्छी स्थिति में है, तो वो स्वस्थ रहेंगे हमेशा, है ना? और ऐसे ही अगर मानसिक हमें स्वास्थ्य देखना है तो हमें चंद्रमा भी देखना पड़ता है कि चंद्रमा अगर हमारे ज्यादा पीड़ित है तो मानसिक रूप से वो अस्वस्थ रहेगा। अस्वस्थ का मतलब मानसिक रूप से वो विचलित रहेगा। और साथ में अगर चंद्रमा के साथ में बुध है और पाप प्रभाव में है दोनों, तो और भी ज्यादा विचलित हो जाता है, फिर तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुध जो होता है वो बुद्धि का कारक होता है, चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है। अगर ये दोनों पाप प्रभाव में आ गए तो भी उसकी वो कहते हैं ना कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, गलत काम करता है। तो ये ऐसी स्थिति में भी दिक्कत आती है, ये भी देखना चाहिए। छठे भाव गुरुजी को भी ये देखना चाहिए, बहुत जरूरी है कि छठे भाव में किस तरीके के ग्रह है, क्योंकि छठे भाव रोग का कारक होता है। और अष्टम भाव जो होता है वो गुप्त रोग और लंबी बीमारी का भाव होता है। तो अष्टम भाव और छठे भाव दोनों का हमें अध्ययन करना चाहिए कि मान लीजिए छठे भाव में चंद्रमा है, बैठा है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको सर्दी जुकाम ये सर्दी वाली कोल्ड वाली थोड़ी बहुत दिक्कतें होती रहेंगी, लेकिन कोई वैसी बीमारी नहीं होगी। अगर यही शनि बैठा हुआ है तो आपको हो सकता है कि कुछ ऐसी बीमारी दे, टांगों वांगों की, चलने फिरने में दिक्कत हो, या कुछ ना कुछ लास्ट मतलब उम्र के हिसाब से, है ना? मंगल बैठा हुआ है तो आपको रक्त संबंधी कुछ बीमारी दे सकता है। तो ये ग्रह कौन बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है, क्या दे सकता है, इसका भी अध्ययन करना चाहिए। अवश्य भाव में सर शनि बैठा हुआ है, उम्र तो खूब देगा, लंबी देगा। गुरु बैठा हुआ है, खूब लंबी उम्र दे देगा आपको, लेकिन क्या है कि रोग भी लंबे दे देगा। कोई कोई रोग ऐसा दे देगा जो लंबा रोग होगा। गुरुजी ये अष्टम भाव में राहु बैठा है तो राहु बैठा है तो आप देखिएगा उसका जो मन जो है वो हमेशा विचलित रहने वाला हुआ होगा। और अच्छा। वो अष्टम भाव में ऐसा रोग दे देगा कि सामने वाला डॉक्टर उसको डायग्नोस नहीं कर पाता है। कई बार देखा गया है कि राहु अगर अष्टम भाव में है तो उसको बीमार होता है वो, लेकिन उस बीमारी को डॉक्टर लोग जल्दी से पकड़ नहीं पाते। और कई बार तो पकड़ ना पाने की वजह से बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जाकर के उसको पता चलता है कि यार ये ऐसी बीमारी थी। राहु, ये गुरुजी गुरु मतलब कुंडली में यदि दूसरे भाव में मतलब शनि केतु सूर्य और शुक्र बैठे हो तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है विवाह के उद्देश्य में। भाई देखिए, शनि बैठा हुआ है तो सबसे पहली बात तो केतु केतु शनि बैठा हुआ है। केतु और सूर्य और शुक्र। हाँ हाँ,
शुक्र बैठा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं, शुक्र तो ठीक है। लेकिन शनि बैठा हम्म, हुआ है तो ये क्या है जी। कि आपकी जो द्वितीय भाव बाड़ी का भी कारक होता है। अ, हाँ, तो आपकी हो सकता है बोलने का तरीका थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, है ना। या आप सूर्य बैठा हुआ है तो आप अक्खड़ स्वभाव के होंगे, हम्म, बोलने में आपका लहजा जो होगा वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से देखेंगे शनि का और बुध, इनका सूर्य का प्रभाव कैसा होगा। शुक्र बैठा, शुक्र तो ये है कि धन दिलाता है, पैसा ऐसा दिलाता है। जी। लेकिन शनि बैठने की वजह से क्या उसकी बाड़ी भी खराब हो सकती है। और केतु जो है अगर बैठा हुआ है तो परिवार में किसी न किसी से मनमुटाव भी पैदा करवा देता है, क्योंकि केतु भी जो एक तरीके के अलगाव का कारक होता है। तो किसी न किसी परिवार से वो संबंध खराब करा देता है। जी। सर इसी कॉम्बिनेशन में अगर चंद्रमा बैठ जाए सूर्य की जगह, बाकी सब यही हो, सैटर्न हो, केतु हो, शुक्र हो, लेकिन चंद्रमा बैठ जाए, फिर क्या करेगा चंद्रमा? चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जो है आपका मन का कारक होता है और हम्म। माँ का कारक होता है। हम्म। तो और हो सकता है कि आपका जो मन है वो थोड़ा सा चलायमान रहे, एक जगह आप टिक नहीं पाए। तो हो सकता है कि आपका जो माता है ना, तो और ग्रहों का हम्म। प्रभाव माता के ऊपर पड़े तो माता से आपके संबंध उतने अच्छे न बन पाए जो होने चाहिए। हम्म। सर केतु और चंद्रमा मिलके ग्रहण योग भी बनाते हैं ना सर? राहु और केतु तो किसी भी सूर्य के साथ बैठ जाएंगे तो ग्रहण योग बैठा बनाएंगे, चंद्रमा के साथ बैठेंगे तो ग्रहण योग बनाएंगे। सर ऐसा व्यक्ति तो मन से परेशान रहता है, वो तो अलग बात हो गई। देखिए मनी सब कुछ है। चंद्रमा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है हमारी ज्योतिष में। और सर चंद्रमा चंद्रमा नहीं, अष्टम में बैठ जाए और उसको कहीं शनि भी की बैठ 10वीं जाए, दृष्टि भी देखो। बिल्कुल अगर कहीं भी बैठे, अगर पाप प्रभाव में है तो वो मानसिक अशांति देगा ही देगा। ओके। सर लेकिन मैंने देखा है कि मेरा स्वयं चंद्रमा और राहु है, लेकिन यदि हम बहुत ध्यान इत्यादि करें तो वो कंट्रोल में रहता है। वो तो क्या, देखिए योग वगैरह करना तो एक रेमेडी है उसकी, है ना। कि चंद्रमा को कंट्रोल करने का या राहु या केतु को कंट्रोल करने की सबसे बड़ी रेमेडी आपको एकाग्र होता ही सबसे बड़ी रेमेडी है। आपको योग साधना ध्यान ये चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप करते रहे तो आपके ऊपर प्रभाव कम पड़ेगा। कल से हम लोग अष्टकूट मिलान के ऊपर 2 दिन चर्चा करेंगे कि अष्टकूट मिलान जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, कैसे है, कैसे देखते हैं। जी सर। और इसमें कुछ किसी का कोई हो तो पूछ सकते हैं, हम लोग सर चर्चा कर सकते हैं, अभी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन हमारा, सर हम्म। सप्तम मेष जो है, मतलब मेष लगन की पत्री है, और सप्तमेश सप्तम वीनस यानी कि जो है वो 7th नंबर की राशि में ही बैठा हुआ है, सप्तमेश में ही है। उसमें सूरज भी है, चंद्रा भी है और मरकरी भी है। फिर सर वो सही रहेगी पत्री? नहीं, आपको हमने बताया ना कि सप्तमेश अगर सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है हम्म। तो कई दोषों को वो समाप्त कर देता है। पर सर उसके साथ बुध भी है, सूर्य अने भी है, हाँ, चंद्रमा भी है। देखिए बुध जो बैठा हुआ है तो बुध और शुक्र कोई इतना सप्तम सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो इतनी खराबी नहीं पैदा करेंगे, ओके। है ना। हम्म। लेकिन और सर चंद्रमा और सूर्य अगर साथ में बैठेंगे तब दिक्कत करेंगे, क्योंकि वो अमावस का टाइम हो जाता है। उस समय चंद्रमा जो है ना बिल्कुल क्षीण हो जाता है।
हम्म उसकी कलाएं सब समाप्त हो जाती हैं। हम्म तो उस समय आदमी मानसिक रूप से सक्षम नहीं हो पाता, बहुत अच्छी तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता अपने। हम्म अमावस के जन्म वाले जो लोग होते हैं वो डिसीजन हम्म अपना बहुत अच्छा नहीं ले पाते। हम्म। और तो सर इसलिए साथ थोड़ी सी, में सैटर्न भी है लगन में, तो सैटर्न की दृष्टि भी आ रही है, 7th दृष्टि, तो सर ये और बेकार हो जाएगा फिर तो। नहीं, शनि की दृष्टि है तो दिक्कत होगी, विलंब कराएगा विवाह में। सर विवाह इनका में विवाह तो बहुत जल्दी हो गया, 24 साल की उम्र में ही इनका विवाह हो गया है। विलंब अभी कराता अभी। है। और या आपके थोड़ा सा कई बार क्या होता है, जब उसकी दशा अंतर्दशा आती है तो उसमें थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है उस समय। हम्म जब भी दशा अंतर्दशा आएगी लग्नेश की, मतलब जब भी शनि की दशा अंतर्दशा आएगी, हम्म देखिए कोई भी ग्रह जो होता है अपना प्रभाव जब भी डालता है जब उसकी दशा अंतर्दशा आती है। सर दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है और सातवें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, ऐसा भी तो कॉम्बिनेशन बन सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो बिल्कुल उस बन केस सकता में है। क्या होगा? तो ये द्वितीयेश और अरे सप्तमेश कोई मान कोई न लीजिए। कोई तो राशि होगी ना उसमें, द्वितीय भाव में कोई न कोई तो राशि होगी ना, सप्तम भाव में कोई न कोई हाँ, राशि होगी ना। अच्छा ठीक है, मान लीजिए चंद्रमा है खाली सप्तम में, और द्वितीय में मान लीजिए कोई ग्रह नहीं है, ग्रह और कोई नहीं है, तो फिर कोई उसमें देखिए, तो फिर। देखो हाइपोथेटिकल बातें नहीं है, देखो कोई भी ग्रह कोई भी भाव अगर खाली है तो उसमें जो राशि होगी तो उस राशि का स्वामी होगा। वो स्वामी कहाँ हम्म, बैठा हुआ है या उस भाव के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। ठीक तो ऐसा ठीक तो है। नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा कुंडली में, या तो खाली है कोई बात नहीं, उस भाव का स्वामी कहीं ना कहीं बैठा होगा। तो वो किस प्रभाव में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है कि पाप ग्रहों के प्रभाव में है, वो देखना पड़ेगा। या उस भाव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। हर भाव के, हर राशि के अपने अपने कारकत्व होते हैं। तो उन कारकत्वों में अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो शुभता आएगी, पाप ग्रहों की दृष्टि है तो उसमें कमी आएगी। नहीं नहीं, ये सवाल हमने इसलिए पूछा है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो साधु बन जाते हैं या गृहस्थ में मन नहीं लगता है, इस वजह से पूछा कि द्वितीयेश और सप्तमेश में क्या मतलब उसका दिल सन्यासी रहता है। योग, सन्यास योग अलग है बिल्कुल ही। अच्छा, ठीक है ठीक है। सर लगन का मालिक अगर शनि के साथ जाके बैठ जाएगा फिर भी वो कमजोर हो जाएगा, पत्री कमजोर हो जाएगी, यानी कि लग्नेश कमजोर हो जाएगा। अभी देखा है ना कि लग्नेश कहाँ जाके बैठा हुआ है, किस राशि में जाके बैठा हुआ है ना। जैसे 11वें नंबर में जाके शनि के साथ बैठ गया मंगल, और मंगल लग्नेश है, तो सर वो फिर कमजोर कहलाएगा ना। है, तो उसमें क्या है कि शनि का प्रभाव आएगा मंगल के ऊपर, है ना। हम्म उसके हम्म उसकी एनर्जी में थोड़ी बहुत कमी आएगी, उसके पराक्रम में थोड़ा बहुत कमी आएगी, है ना। काम हम्म विलंब से होंगे, है ना? हम्म हम्म, काम देर से होंगे, तो ये सब चीजें आती हैं। जी सर। और साथ में सर लगन की, लगन पे तीसरी दृष्टि भी आ जाएगी फिर सैटर्न की, तो वो भी परेशान करेगी। वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं, खाली एक ही चीज को देख करके हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम्म सर जैसे अगर द्वितीयेश या सप्तमेश जो आप बोल रहे थे कि अगर शुक्र, क्षम्यता मैं गलत हो गई, तो अगर द्वितीयेश और सप्तमेश भी अगर गुरु के साथ बैठ जाएं तो हम कह सकेंगे कि शादी का योग है। अगर सप्तमेश और द्वितीयेश अगर गुरु के प्रभाव में, गुरु तो शुभ ग्रह है, तो हम हाँ कहेंगे कि शादी होगा। क्यों नहीं होगा। अगर वो उसके ऊपर और ग्रहों की दृष्टि नहीं है, पाप प्रभाव में नहीं है कोई, या द्वितीय से या जो है अपने शत्रु राशि में तो नहीं है, कहीं नीच का तो नहीं है, कहीं हस्त तो नहीं है ना। खाली है कि ये गुरु के साथ बैठा है तो प्रभाव तो ठीक रहेगा, लेकिन उसके अलावा भी देखना पड़ेगा ना कि सप्तमेश कहीं नीच राशि में तो नहीं है, अपनी अस्त अवस्था में तो नहीं है, कहीं कमजोर बाला अवस्था में तो नहीं है, कहीं मृत अवस्था में तो नहीं है,
ये सब चीजें भी देखनी पड़ती हैं। सर कहीं अगर सप्तमेश ही दारा कारक है तो क्या करेंगे सर फिर? वो तो कम डिग्री का हो ही गया पहले से। देखिए वो जेमिनी सूत्र अलग है, अच्छा। उनका तो प्रोडिक्शन ही अलग है। वैदिक में आप मिक्स नहीं कर सकते हो जेमिनी को या भृगुनंदी नाड़ी को, इसके सूत्र अपने अलग हैं। जब आप वैदिक कर रहे हैं तो टोटली वैदिक के ऊपर जाओगे, तो सर मतलब ये जब जो आप जेमिनी कर रहे हो तो टोटल जेमिनी के ऊपर जाओगे। सर इतना अच्छा ज्ञान नहीं था इसीलिए मैंने पूछा। तो सर दारा कारक और आत्मा कारक जो कहते हैं वो जैमिनी का पार्ट है, वो वो वैदिक का जेमिनी का पार्ट। पार्ट, वो जेमिनी का पार्ट है। अच्छा ठीक है सर। जी सर। चलिए ठीक है, फिर आज की कहानी है समाप्त की जाए। सर थैंक यू सर, बहुत अच्छा शुभ समझ में रात्रि। आया सर आपका। धन्यवाद सर। राधे राधे।